So hey guys, welcome back to another novel explanation of Renegade Immortal and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैं लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे वांग लिन का सामना कुछ ऐसे लोगों से हो जाता है जो कि यहाँ पर किसी सेलेस्टियल एंसेस्टर के कहने पे वांग लिन को ट्रैप करने के लिए आए थे। लेकिन इनमें से जो एक बंदा था वो असल में सन युनशान है, जिसके साथ के वांग लिन इस डीमन स्पिरिट लैंड में आया था और वो यहाँ पर आते साथ ही वांग लिन को सारी बात बता देता है, जिसके बाद तो वांग लिन इन सभी को निपटा के रख देता है। साथ ही यहाँ पर वांग लिन को उस सेलेस्टियल एंसेस्टर के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि वांग लिन इतना जानता था कि भले ही ये कोई फेक सेलेस्टियल एंसेस्टर हो लेकिन इसके पास ट्रेजर्स जो है वो जरूर असली होंगे। और इसी वजह से वांग लिन सन युनशान को लेकर उस सेलेस्टियल एंसेस्टर की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पर वांग लिन को पर्पल डिवीजन का एक डिसाइपल भी नजर आता है, जिस वजह से वांग लिन समझ जाता है कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो है नहीं, क्योंकि ये बड़े बड़े सेक्ट के डिसाइपल्स को भी यहाँ पे ट्रैप कर पा रहा है। और आगे हमें ये हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि वांग लिन जैसे ही अपना दूसरा कदम सेलेस्टियल एंसेस्टर के उस पैलेस की तरफ वो बढ़ाने लगता है तो अचानक से यहाँ मौजूद एक बंदा था जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था। वो वांग लिन को एरोगेंटली रोकते हुए कहता है कि हमारे सेलेस्टियल एंसेस्टर के सब्र का इम्तिहान मत लो। यहाँ पर ये बंदा अपनी बात खत्म तक नहीं कर पाता कि वांग लिन उसे बहुत कोल्ड निगाहों से देखता है और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी छाती पे किसी ने कील को गाड़ दिया। इस बंदे के मुंह से इमीडिएटली खून निकलने लगता है, जिस वजह से यहाँ मौजूद सभी लोग और ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। इसी दौरान अंदर की तरफ से एक बहुत ही लाउड वॉइस आती है और वो सभी गार्डियंस से कहने लगता है कि इस बंदे को मार डालो। लेकिन वांग लिन जो टेरिफाइंग ऑरा रिलीज कर रहा था ना, किसी की भी यहाँ पे हिम्मत नहीं हो रही थी, स्पेशली उस ब्लू रॉफ वाले बंदे की जो कि ब्लू डिवीजन से बिलोंग करता है। और वो वांग लिन के कल्टीवेशन लेवल को देखकर हैरान था और मन में सोचने लगता है कि अब ये वो वांग लिन नहीं है जिसे कि सब एक वेस्टेज प्लैनेट सुजाको से आया हुआ कल्टीवेटर मानते थे। अब ये कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन बिना किसी चीज की परवाह किए उस टावर के सामने जाके खड़ा हो जाता है और यहाँ पर अपने फिंगर ऑफ डेथ का यूज करता है, जिस वजह से यहाँ पर जो बाकी के सेलेस्टियल गार्डियंस थे उन सभी को वो सिंगल अटैक से ही ढेर कर देता है, क्योंकि वांग लिन समझ चुका था कि यहाँ पर ये जो सेलेस्टियल गार्डियंस हैं जो कि ब्लैक कपड़ों में हैं, ये लोग भले ही एक्सटर्नल लेवल पर हो लेकिन इनके पास इनका डोमेन नहीं, तो ये लोग किसी खोखले शेल की तरह हैं जिसे कि वांग लिन अपने हाथों से चकनाचूर कर देता है। अब यहाँ पर वांग लिन की ये ताकत देखकर ये ओल्ड मैन जो कि इस टावर के अंदर बैठा था उसे भी अब डर लगने लगता है। वो वांग लिन से कहने लगता है कि फेलो कल्टीवेटर वांग, मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ गार्डियंस ने गलती से आपको प्रोवोक कर दिया होगा और अब क्योंकि तुमने मेरे भी कुछ गार्डियंस को मार दिया है तो अब हमारा हिसाब बराबर हुआ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। पर वांग लिन फिर भी आगे बढ़ते हुए कहता है कि अच्छा, अब तुम्हें डर लग रहा है, ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने मुझे ऑफेंड किया। कि तभी ये जो बंदा था ये अपने बाकी के सोल्जर्स को ऑर्डर देता है और हम देखते हैं कि बाकी बचे जो गार्डियंस होते हैं वो यहाँ पर बैठ जाते हैं और उनकी बॉडी से सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़े इल्यूजन का फॉर्म ले लेती है और किसी सेलेस्टियल एम्परर का जैसे फॉर्म लेती है, जिस वजह से जो बाकी के कल्टीवेटर्स होते हैं वो यहाँ पर उसे सेलेस्टियल एम्परर कह के उसे इज्जत देते हैं। यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन होता है अंदर, ये भी बहुत ही भाव खाने लगता है और कहता है कि देखा वांग लिन, मैंने तुमसे कहा था जब सेलेस्टियल रियलम कोलैप्स हुआ था तो मैं अपनी जान बचा के यहाँ पर आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पावर्स कमजोर पड़ गई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस फिगर को देखकर वांग लिन के दिल में भी एक दहशत बनने लगती है, लेकिन वांग लिन का जो कल्टीवेशन है वो हेवेंस के अगेंस्ट है तो वो हार कैसे मान सकता है। वांग लिन यहाँ पर फिर भी आगे बढ़ता है और वो समझ जाता है कि ये बस एक इल्यूजन है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन अपना अंडरवर्ल्ड रिवर बाहर निकालता है जो कि आते साथ ही ड्रैगन का फॉर्म लेते हुए तेजी से इन सभी की तरफ चार्ज करने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि ये इल्यूजनरी फिगर भी कोलैप्स कर जाता है। और अब ये देखकर इस ओल्ड मैन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि वांग लिन, मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, लेकिन तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है और अब मैं इसके लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पर फिर भी मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन समझ चुका था कि ये कोई सेलेस्टियल एंसेस्टर नहीं है, ये बस एक फेक पर्सन है। जिसके बाद ये बंदा अपने पास से एक ब्लू जेड बाहर निकालता है और कहने लगता है सेलेस्टियल सीड। बेसिकली वही चीज है जिसके जरिए से वो बाकी के सभी लोगों को कंट्रोल कर पाया था। यहाँ पर वांग लिन इसे देखते ही पहचान जाता है कि असल में सेलेस्टियल सीड है। कि तभी वांग लिन अपने पास से अपने उसी सोल डिफाइनिंग सेक्ट वाले किलिंग बीस्ट को निकालता है तो ये बीस्ट उस सेलेस्टियल सीड को देखकर उस पे टूट पड़ता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन भी शॉक्ड था। और हम देखते हैं कि ये बीस्ट उस जेड को पूरी तरीके से खा जाता है। कि तभी ओल्ड मैन अपने पास से एक सेलेस्टियल ब्रश को निकालता है और कहता है कि वांग लिन, अब तुम नहीं बचने वाले, लेकिन मैं
फिर भी तुम्हें यहाँ से भागने का मौका देता हूँ। यहाँ पर वांग लिन भी उस सेलेस्टियल ब्रश को देखकर थोड़ा हैरान था कि तभी वो समझ आता है कि अब मुझे अपना वॉर स्लेइंग गॉड कैरियर को बाहर निकालना होगा। और फिर हम देखते हैं कि जैसे वो उसे बाहर निकालता है तो वो सेलेस्टियल बीस्ट जो कि अब सिल्वर हॉर्न बीस्ट बन चुका है वो बाहर आता है। अब यहाँ पे सिल्वर हॉर्न बीस्ट को देखकर ये बंदा भी हैरान था कि तभी वांग लिन की निगाहें तो उस सेलेस्टियल ब्रश पे सेट हो जाती है, क्योंकि ये ओल्ड मैन जैसे ही इस ब्रश के जरिए से एक सिंबल को कास्ट करता है तो इसे देखकर वांग लिन को याद आता है कि उसने ऐसे ही सिंबल्स को उस सेलेस्टियल केव में देखा था। वांग लिन ने बहुत कोशिश की कि वो इसे सीख सके, लेकिन वो कभी भी इन्हें फुल्ली सीख नहीं पाया था, क्योंकि एक 4 स्ट्रोक सिंबल की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन आज वही सिंबल वांग लिन अपने आंखों के सामने बनता हुआ देख पा रहा था। यहाँ पर वांग लिन अपने थंडर बीस्ट को ऑर्डर देता है और हम देखते हैं कि जैसे ये दहाड़ मारता है तो बाकी के कल्टीवेटर्स जिनके अंदर वो सीड मौजूद था वो पूरी तरीके से फेड हो जाता है। और यहाँ पे एक थंडर बीस्ट की ताकत को देखकर ये ओल्ड मैन भी डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो 1 स्ट्रोक सिंबल इसने बनाया था ये भी कोलैप्स कर जाता है। और अब ये ओल्ड मैन उल्टे पांव दौड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि भले ही 100 सालों की मेहनत लगाकर इसने इतने सारे कल्टीवेटर्स को गैदर किया था पर ये फिर भी मौत से डरता था। इसी वजह से अपनी जान छुड़ा कर वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वांग लिन जो कि सीतोलन का ही डिसाइपल है वो किसी ट्रेजर को ऐसे जाने कैसे दे सकता है। वांग लिन की आंखों में इस वक्त एक चमक होती है, क्योंकि वो जानता है कि इस ओल्ड मैन के पास बहुत ही पावरफुल ट्रेजर्स होंगे। यहाँ पर वांग लिन उसका पीछा करना शुरू कर देता है और वांग लिन अच्छे से जानता है कि यहाँ पर जितने भी एक्सीडेंट है के अंदर ओरिजिन एनर्जी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। और वांग लिन अच्छे से जानता था कि यहाँ पर जिस ब्रश का इस बंदे ने भी यूज किया ये इसकी 1% ताकत भी नहीं है और शायद वो इससे ज्यादा यूज भी नहीं कर सकता। लेकिन वांग लिन के हाथ में इन ट्रेजर्स की एक अलग ही कहानी है। यहाँ पर ये बंदा एक के बाद एक टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए यहाँ से एस्केप करने लगता है, लेकिन वांग लिन इसके पीछे जाके अपीयर होता है और वांग लिन को इतने करीब आता हुआ देखकर ये बंदा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो इमीडिएटली उस ब्रश को वॉइड में फेंकते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें असल में मुझे नहीं बल्कि ये ट्रेजर्स चाहिए। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि भले ही मैं नकली हूँ लेकिन ये जो ब्रश है ये वाकई में एक सेलेस्टियल ब्रश है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि वांग लिन कितना ज्यादा स्मार्ट है, वो इमीडिएटली हाफ मून ब्लेड और सेलेस्टियल स्वॉर्ड दोनों को बाहर निकालता है। और इस वक्त तक शू लिग्यू और हाफ मून ब्लेड दोनों समझ चुके थे कि वांग लिन क्या चाहता है। और हम देखते हैं कि जब ये दोनों उस ब्रश की तरफ रवाना हो जाते हैं तो वांग लिन बिना किसी चीज की परवाह किए इस ओल्ड मैन को पकड़ने के लिए दौड़ता है, जो देखकर इस ओल्ड मैन की भी हवा टाइट होती है और वो कहने लगता है कि यार आखिर ये मैंने किससे पंगा ले लिया, मेरा तो आज दिन ही खराब है। यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन था ये इमीडिएटली एक नेट को बाहर निकालता है और जिसे निकाल कर ये ओल्ड मैन भी थोड़ा हेजिटेट करता है और यहाँ से एस्केप करते हुए बताता है कि मेरा जो डिवाइन सोल ब्रश है यानी कि वो सेलेस्टियल ब्रश, उसके तुलना में मैं इस सेलेस्टियल कैप्चरिंग नेट को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और इसी के चलते मैंने इसे बहुत कम बारी अपने दुश्मनों पे यूज किया है। तो इसलिए सेलेस्टियल कैप्चरिंग नेट मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज इस बार तुम अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज कर लेना और इस बार प्लीज अपने सही दुश्मन को पकड़ना। असल में इस ओल्ड मैन ने जब इसे ऑब्टेन किया था तो इसमें जब इसे यूज किया तो इस सेलेस्टियल नेट ने अपने ओनर को ही इसमें ट्रैप कर लिया था, जिस वजह से वो समझ चुका है कि वो फिलहाल इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी वजह से ये इस नेट को यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि एक बार इसमें फंस जाओ तो 3 दिन के लिए बंदा बाहर नहीं निकल सकता। और यहाँ पर फिर भी ये इस नेट को यूज करता है और वहाँ पे रुक जाता है और वांग लिन जो कि इसे फॉलो करता हुआ आ रहा था और इमीडिएटली वाइट से इसके सामने अपीयर होता है और ये ओल्ड मैन वांग लिन पे अपने नेट को थ्रो कर देता है, जो कि जैसे ही रिलीज होता है तो एक्सपैंड होना शुरू कर देता है। पर वांग लिन जिसने कि अपने डिवाइन सेंसेस से ऑलरेडी पता लगा लिया था तो वो यहाँ पर समझ जाता है कि अगर ये ओल्ड मैन इस वक्त मेरे सामने खड़ा है और भाग नहीं रहा तो जाहिर है कि इस ट्रेजर में कोई ना कोई खास बात तो जरूर होगी। लेकिन अगर ये ट्रेजर इतना ही पावरफुल है तो इसने पहले इसका यूज क्यों नहीं किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नेट तेजी से वांग लिन की तरफ बढ़ता है और इसके अंदर से ग्रीन लाइट भी निकलती है, जिसे देखते साथ ही वांग लिन भी अपनी ग्रेटर टेलीपोर्टेशन का यूज करके इमीडिएटली यहाँ से एस्केप कर जाता है। बस फिर क्या इस ओल्ड मैन के लग जाते हैं और हम देखते हैं कि जब यहाँ पर कोई और टारगेट नहीं बचता तो ये नेट अब वापस से इस ओल्ड मैन को ट्रैप करने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ पर इसे देखकर वो ओल्ड मैन भी चिल्लाता और कहता है कि भाई मैं तेरा मास्टर हूँ, आखिर तो मुझे ही क्यों ट्रैप कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सेलेस्टियल नेट इस ओल्ड मैन को ट्रैप करता है और फिर वांग लिन के पास भी इसे ले आता है, जो देखकर वांग लिन का भी दिमाग चकरा जाता है कि यार मेरे 700 साल की कल्टीवेशन में मैं बहुत से पावरफुल एनिमीज से मिला हूँ, उनका सामना किया है, लेकिन कभी भी ऐसे बंदे से नहीं मिला जो कि अपने ही स्पेल में खुद ही ट्रैप हो जाए। अब हम देखते हैं कि ये ओल्ड मैन रोते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस सेलेस्टियल कैप्चरिंग नेट का जो ओनर रहा होगा वो इसी की वजह से मारा गया होगा। यहाँ में हम देखते हैं कि जब ये ओल्ड मैन वांग लिन को देखता है तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने भी कभी इससे पहले ऐसे एनिमी को नहीं देखा होगा जो कि अपने ही ट्रेजर के जरिए से ट्रैप हो जाए और वो ट्रेजर अपने ही मास्टर को उसके दुश्मन के सामने जाके डिलीवर कर दे। यहाँ पर
वांग लिन वैसे तो बहुत रूथलेस है, लेकिन उसकी ये सिचुएशन देखकर वांग लिन को भी हंसी आ जाती है और हम वांग लिन को बहुत कम ही ऐसे हंसता हुआ देखते हैं। इसी के साथ वांग लिन इस बंदे को पकड़ता है और उस टावर की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। और अब क्योंकि इस बंदे का वो जो सेलेस्टियल सीड है उसे उस किलिन ने डिवोर कर लिया था, तो अब यहाँ मौजूद सारे लोग आजाद हो चुके थे और ये सभी लोग यहाँ से एस्केप कर जाते हैं सिवाय सन रूनान के। तभी वांग लिन यहाँ पर वाइट से आता है और इस बंदी को पकड़कर सीधा उसके भाई के पास ले जाता है। हम देखते हैं कि जो सन युनशान है वो अपनी बहन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था और फिर हम देखते हैं कि जो सन युनशान है वो वांग लिन का शुक्रिया अदा करता है। पर वांग लिन यहाँ पर जाने से पहले कहता है कि मैंने तुम दोनों भाई बहन के अंदर मौजूद सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है, तो अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वांग लिन सोल रिवाइनिंग ट्राइब के अंदर मौजूद उस टावर के अंदर अपीयर होता है, क्योंकि उसे इस ओल्ड मैन से बहुत से सवाल जवाब करने थे और साथ ही इसके जो ट्रेजर्स है वांग लिन को उन्हें भी आजमाना था। इसी वजह से वो बिना किसी देरी के इसे यहाँ पर छोड़ देता है और फिर उसके पास जो 3 स्वॉर्ड एनर्जी होती है जो कि उसने जीशु, मो यांग और हेजू इनसे अचीव किया था, और अब इनके स्वॉर्ड एनर्जी को वो आपस में कंबाइन करके एक पावरफुल ट्रिपल टैलेंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जो कि लिंग त्यानहू का ही एक फॉर्मेशन है। और इस फॉर्मेशन के बारे में वांग लिन ने लिंग त्यानहू के जो डिसाइपल्स थे जिनसे उसने स्वॉर्ड एनर्जी हासिल की उन्हीं पे सोल सर्च करके वांग लिन को इस फॉर्मेशन के बारे में पता चला था। और लिंग त्यानहू के ये जो 12 स्वॉर्ड्स हैं इन सभी को अगर एक साथ एक्टिवेट किया जाए तो ये हेवन स्लिंग 12 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बन जाएगा, और ये एक ऐसा फॉर्मेशन है जिस पर कि लिंग त्यानहू को बहुत ज्यादा प्राउड है। इसी के साथ वांग लिन इस ओल्ड मैन से कहता है कि अब चलो चुपचाप बताओ कि आखिर तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा डर जाता है और वांग लिन जैसे इस पे अपना सोल सर्च यूज करने वाला था कि तभी वांग लिन को एक प्रेशर फील होता है, जिस वजह से वांग लिन भी अपना हाथ रोक लेता है। इसी दौरान यहाँ पे शू ल्यूग्यू भी उस ब्रश के साथ आ जाता है और वांग लिन से कहता है कि मास्टर जरा देखिए, मैं आपके लिए इस ब्रश को पकड़ के ले आया। जिस पे वांग लिन भी इससे कहता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कि तभी वांग लिन उस ब्रश को पकड़ता है और अपनी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को इसके अंदर डालना शुरू कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है और ये टावर भी पूरा ग्लो करने लगता है, जो देखकर ये ओल्ड मैन भी हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या इस लड़के ने इतनी जल्दी इसमें गोल्डन लाइट को भी इमिट करना सीख लिया, और ये गोल्डन लाइट तो मेरे वाले से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। पर क्या हुआ अगर इसने मुझसे पावरफुल गोल्डन लाइट को यहाँ पर क्रिएट कर लिया, लेकिन वो कभी भी कोई स्ट्रोक नहीं बना पाएगा। पर तभी उसकी आंखें फट जाती है जब वो देखता है कि वांग लिन ने एक नहीं बल्कि 3 यहाँ पे गोल्डन स्ट्रोक्स को बना लिया था, जिसे देखकर ये बंदा और शू ल्यूग्यू दोनों दंग रह जाते हैं और वांग लिन दिखने में किसी सेलेस्टियल जैसा लग रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वांग लिन बहुत ही कोल्ड निगाहों से इस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है कि अब तुम बोलना शुरू करो। जो सुनकर ये ओल्ड मैन भी बताता है कि असल में मेरा नाम हुआंग यू है और मैं इस डीमन स्पिरिट लैंड में अपने दुश्मनों से अपनी जान बचाते हुए आया था, और इससे पहले मैं रिफाइनिंग फेदर सेक्ट से बिलोंग करता था। जिस पर वांग लिन कहता है कि अब ये बताओ कि आखिर तुम्हें ये सेलेस्टियल ब्रश और ये नेट और बाकी के ट्रेजर्स कहाँ से मिले। जिस पे ये ओल्ड मैन बताने लगता है कि असल में जब मैं अपने दुश्मनों से जान बचाकर भाग रहा था तो मैं एक्सीडेंटली एक ऐसे केव के अंदर पहुंच गया और वहीं पर से मैंने इन सभी को ऑब्टेन किया। जिस पे वांग लिन कहता है कि मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर तुमने वहाँ पर क्या क्या ऑब्टेन किया। जिस पे ये बंदा भी बेझिझक होकर सिर्फ बताने लगता है कि असल में मैंने यहाँ पे 2 बैग ऑफ फोल्डिंग्स को भी ऑब्टेन किया, जिनमें से एक के ऊपर एक पावरफुल डिवाइन सेंस इम्प्रिंट था, तो वही दूसरे पर कुछ भी नहीं था, और उसी के अंदर से मुझे ये सेलेस्टियल कैप्चरिंग नेट और बाकी सारी चीजें मिली। और ऊपर से उस बैग को भी मुझसे बाद में 2 कपल्स ने चुरा लिया और ये वही कल्टीवेशन कपल्स थे। जिसके बाद वो बताता है कि पर मेरे पास एक जेड है जिसपे की बहुत से स्पेल्स लिखे हुए हैं, जिन्हें की कैसे किसी को पपेट बनाया जाए उसके बारे में लिखा है। साथ ही वहाँ पे कुछ और लिखा था जिन्हें की मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। अब ये सुनकर वांग लिन उससे कहता है कि ठीक है, जरा मुझे उस जेड को चेक करने दो। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन बाद जब ये बंदा उस नेट से आजाद होता है तो वांग लिन उसके बैग ऑफ होल्डिंग को लेकर उसमें छानबीन करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वांग लिन को एक ग्रीन कलर का जेड मिलता है जो कि एक ऐसे मटेरियल से बना था जिसे कि आज तक वांग लिन ने नहीं देखा था। और वांग लिन अपने डिवाइन सेंसेस से जब इसे चेक करता है तो वो पाता है कि इसके अंदर 3 सेलेस्टियल ट्रेजर्स को कैसे यूज करना है उसके रिकॉर्ड्स मौजूद है, साथ ही एक रियल सेलेस्टियल स्पेल भी। वांग लिन उस जब जेड को पढ़ता है तो उसमें एक मैसेज भी लिखा हुआ
था कि किन शुआंग, तुम अभी अभी एक रेन सेलेस्टियल रियलम की सेलेस्टियल जनरल बनी हो और तुम्हारे पिता होने के तौर पर ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। और ये जो तुम 3 सेलेस्टियल ट्रेजर्स को देख रही हो ये मेरे द्वारा बनाया गया है। और रही बात उस सेलेस्टियल स्पेल की, हालांकि ये उतना हाई रैंक का नहीं है लेकिन ये वाकई में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे यकीन है कि तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। जिसके बाद वो बताता है पहला ये ब्रश है, दूसरा ये जो सेलेस्टियल कैप्चरिंग नेट है और जो तीसरा सेलेस्टियल ट्रेजर है इसे रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड के साथ यूज करना बेस्ट है। और इसे सेलेस्टियल शीट कहा जाता है। इसके अंदर तुम अगर अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड रखोगी तो इसके अंदर की जो स्प्रिट होगी ये और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। और ये तुम्हारे फादर ने ओरिजिनल सेलेस्टियल मेटल का यूज करके सेलेस्टियल क्लींजिंग पूल के अंदर बनाया है। और रही बात इस सेलेस्टियल स्पेल की, हालांकि ये एक लोअर रैंक का सेलेस्टियल स्पेल है लेकिन तुम्हें ये पसंद आएगा क्योंकि इसे स्टॉप स्पेल कहा जाता है। ऑल्दो ये अभी भी इनकम्प्लीट है लेकिन तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। इसी के साथ वांग लिन चेक करता है कि 2 में से एक जेड पर ब्लड लाइन रिस्ट्रिक्शन लगा था जिसे कि उसी के ब्लड से खोला जा सकता है। यहाँ पर वांग लिन समझ जाता है कि ये सारे आइटम्स किसी किन शुआंग नाम की लड़की से बिलोंग करता है और जिसका मतलब कि इसका फादर सेलेस्टियल एम्परर किन लिन है। और तभी वांग लिन सोचता है और फिर कहने लगता है कि इस जेड के अकॉर्डिंग किंग शुआंग रेन सेलेस्टियल एम्परर की डॉटर है जिसके पास की एक रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड भी है। कि तभी वांग लिन की आंखें चमक उठती है और वो इमीडिएटली अपने मन में रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड को रिपीट करने लगता है और कहने लगता है कि क्या ये सच में एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है, क्या सच में जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही है, क्या ये सच में वही लड़की है जिसके कॉर्प्स को सीनियर ज़ियाओ यी इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या वही लड़की वाकई में सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन की डॉटर है। यहाँ पे मन में वांग लिन के बहुत से सवाल थे और इनका जवाब सिर्फ इस जेड को ओपन करने से ही होगा और ये तब ओपन होगा जब वो इस पर किंग शुआंग के ब्लड को डालेगा। इसी वजह से वांग लिन निकालता है अपना पगोड़ा जिसके अंदर व्हाइट कपड़े में उसी लड़की का कॉर्प्स था जिसे कि सीनियर ज़ियाओ यी इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करते आ रहे थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर लिंग डैनियल की स्वॉर्ड एनर्जी का यूज करके उसके बॉडी पर एक कट लगाता है। उसके बॉडी से ब्लड निकालकर जैसे ही वो इस जेड पे डालता है ना तो इस पर लगा वो रिस्ट्रिक्शन हट जाता है, जिसे देखकर वांग लिन भी शॉक था और वो समझ जाता है कि वाकई में यही किन शुआंग है जो कि सेलेस्टियल एम्परर किन लिन की बेटी है। अब यहाँ पे वांग लिन अपने डिवाइन सेंस को जेड के अंदर भेजता है और एक लंबे टाइम के बाद वापस आता है और वांग लिन को अब सब कुछ पता चल चुका था कि असल में इस जेड में वो सारी बातें लिखी गई है जिसके जरिए से कल्टीवेटर्स को कैसे पपेट बनाया जाए और उन्हें कंट्रोल किया जाए। लेकिन वांग लिन का ध्यान उस पार्ट में जाता है जहाँ पर एक मिस्टीरियस टाइप के मैप के बारे में जिक्र किया गया था जो कि एक केव की है। और जैसे ही वांग लिन को इसका पता चलता है तो वो पलट कर इस ओल्ड मैन से कहता है कि अभी के अभी उस मैप को मेरे हवाले करो, जिसे देने से ये ओल्ड मैन मना करता है। तो वांग लिन इसे पकड़ता है और इसकी सोल को रिफाइन करके अपने बाकी के सोल फ्रेगमेंट्स के साथ मर्ज कर देता है। और फिर वांग लिन जानता था कि वैसे भी अब इसका कुछ काम है नहीं, मुझे बाकी सारी चीजें तो मिल गई और जो नहीं है वो इसके बैक ऑफ होल्डिंग्स में है। यहाँ पे वांग लिन समझ चुका था कि अब उसे हर हाल में खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा क्योंकि उसने जो एंशिएंट डीमन से प्रॉमिस किया था कि वो 100 सालों के अंदर उसे एक दूसरा एंशिएंट डीमन ला के देगा ताकि वो उसे डिवोर कर पाए। तो वांग लिन को अपना ये प्रॉमिस फुलफिल करना होगा और इसके लिए उसे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और वांग लिन को उस सेलेस्टियल स्पेल जिसका नाम की स्टॉप स्पेल है उसे भी जल्द से जल्द सीखना होगा क्योंकि वांग लिन अच्छे से जानता है कि यहाँ पर एक सेलेस्टियल स्पेल की कीमत कितनी ज्यादा है। नॉर्मल स्पेल तो इसके आगे कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि अगर ऑल सीर भी होते ना तो वो भी इस सेलेस्टियल स्पेल को अपने हाथ से जाने ना देते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन अब इस सेलेस्टियल स्पेल को समझना शुरू कर देता है और ऐसे ही करते करते 20 साल गुजर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोल रिफाइनिंग ट्राइब भी अब पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा हो चुका था। साथ ही फायर डीमन कंट्री और स्काई डीमन कंट्री के बीच का ये जो बैटल था ये अब और ज्यादा लंबा हो चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि जो बाकी के डीमन कंट्रीज है वो भी यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिस वजह से स्काई डीमन कंट्री के अंदर मौजूद वो एंशिएंट डीमन अपनी पावर से कैपिटल और उस ड्रैगन लेक दोनों को गार्ड करता है और एक पावरफुल शील्ड को भी बना देता है। साथ ही उसे यकीन था कि वांग लिन उसे धोखा नहीं देगा और अब वो बस वांग लिन के लौट आने का इंतजार कर रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन इन बीते 20 सालों में लगातार प्रैक्टिस करता रहता और साथ ही उस एंशिएंट डेविल के सोल के ऊपर अपने उस मार्क को और ज्यादा इम्प्रिंट करता जाता है, जिस वजह से ये मार्क और ज्यादा गहरा हो चुका था। ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि 50 साल और बीत जाते हैं और वांग लिन अभी भी इस सेलेस्टियल स्पेल को सीख रहा था क्योंकि एक सेलेस्टियल स्पेल को सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और वांग लिन बस अभी इसके एज को ही छू पाया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब बस 10 साल बचे थे जब वो वांग लिन को यहाँ एंशिएंट डीमन के वादे को पूरा करना था। वहीं दूसरी तरफ सोल रिफाइनिंग ट्राइब भी अब इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि अब ये फ्रंट लाइन में जाकर स्काई डीमन कंट्री से फाइट कर रही थी। हालांकि जब यहाँ बाकी के कंट्रीज के जो डीमन सोल्जर्स हैं पता चला कि स्काई डीमन
डीमन कंट्री का जो कैपिटल है वो लोग इस पे इसलिए अटैक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो एंशिएंट डीमन है उसने अपने बैरियर से इसे प्रोटेक्ट किया है। तो अब सभी का टारगेट सोल रिफाइनिंग ट्राइब हो जाता है क्योंकि एक छोटा सा ट्राइब जो कि इतना ज्यादा बढ़ चुका है और यहाँ पर इनके बीच में एक टावर है जिसके ऊपर काले बादल ऐसे मंडराते हैं और जो कि इन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये चीज इन्हें बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग भी लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वाटर डीमन कंट्री और थंडर डीमन कंट्री ने अपने 2 वाइस कमांडर इन चीफ और 1 लाख डीमन सोल्जर्स को सोल रिफाइनिंग ट्राइब पर अटैक करने के लिए भेजा था। और हम देखते हैं कि थंडर डीमन कंट्री का जो वाइस कमांडर इन चीफ है जो कि एक ओल्ड मैन था वो यहाँ पर कहने लगता है कि इतना छोटा सा ट्राइब और इतना पावरफुल ट्रेजर स्काई डीमन कंट्री के कैपिटल पे अटैक करके तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर हम हमारे डीमन एम्परर के पास इस ट्रेजर को ले जाए तो शायद वो खुश हो जाएंगे। इसी के साथ ये ओल्ड मैन अब तेजी से सोल रिफाइनिंग ट्राइब के ऊपर आके पहुंच जाता है। वहीं नीचे ओयांग हुआ और बाकी के जो ट्राइब मेंबर्स थे वो लोग लोटस पोजीशन में बैठे थे और फिर ओयांग हुआ सभी को ऑर्डर देता है और कहता है कि सभी लोग अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर अपने अपने सोल फ्रेगमेंट्स को रिलीज करते हैं जो कि यहाँ पर उस ओल्ड मैन को चारों डायरेक्शन से घेर लेते हैं। जो देखकर यहाँ पर वाटर डीमन कंट्री की जो वाइस कमांडर इन चीफ जो कि एक लेडी है वो भी कहती है कि लगता है कि ये जो थंडर डीमन कंट्री का वाइस कमांडर इन चीफ है वो इन लोगों को कमजोर आंक रहा है और हमें क्या, हमें तो बस यहाँ के लोगों से मतलब है और हम इन्हें कैप्चर करके इनके जरिए से इनके सारे सीक्रेट्स का पता लगा लेंगे। इसी के साथ ये ओल्ड मैन इतना पावरफुल पंच जड़ता है कि यहाँ पर जैसे ही वो सारे सोल फ्रेगमेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं तो एक पावरफुल शॉक वेव रिलीज होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।